नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि एंशियंट नेचुरल लॉ रोमन सोसाइटी में क्या था। अगर हम बात करें कि नेचुरल लॉ इन रोमन सोसाइटी, रोम समाज में नेचुरल लॉ की क्या अहमियत थी, तो हमें ये देखना जरूरी होगा कि रोम समाज की स्थिति यूनानी समाज की स्थिति से किस कदर बेहतर थी। उस समय का समाज यूनानी समय के समाज से कहीं ज्यादा उन्नत, विकसित था। रोम समाज के पास अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थी, न्याय शासन की प्रणाली थी जो यूनान से काफी बेहतर थी। उनके पास अपना थियरी ऑफ लॉ था, अपनी फिलॉसफी थी। रोमन समाज ने फिलॉसफी को बहुत अहमियत दिया, जो आज भी हम तथाकथित पढ़ते हैं, जो आज भी हम लैटिन मैक्सिम के को याद करके कृतार्थ होते हैं। थियरी को समझने के लिए हम लैटिन मैक्सिम का इस्तेमाल करते हैं। वो सभी रोमन समाज के प्रमुख अंग हुआ करते थे। रोमन समाज इसलिए भी बहुत फेमस था क्योंकि उस समाज में सौदागर, व्यापारी, मर्चेंट ट्रेडर्स बाहर से आते थे, क्योंकि वो एक बिजनेस हब था, एक बहुत अच्छा मार्केट प्लेस था जहां कई देशों के व्यापारी लोग आते थे। इसी वजह से रोम के नागरिकों ने अपनी वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया। कहा कि रोम का जो विधि है वो विदेशियों के लिए विधि जो उपलब्ध है उस विधि से काफी प्रभावकारी और विकसित विधि है। So just civile is the law which is applicable to the Roman society and civilian. Just Genetium is the law of the foreigners. जो विदेशी आए थे वो अपने साथ लॉ भी लेके आए थे। विदेशियों का कहना था कि जो कुछ भी लॉ हमारा है वो उन्नत है, उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। जबकि वहां के नागरिकों, रोमन के नागरिकों ने इसे सिरे से नकार दिया। तब सीसरो एक मीडिएटर के तौर पे उभरे और उन्होंने कहा न तुम्हारी विधि सही है, जस सिविले सही है, और न जस जेनेटियम सही है। क्या सही है? तो जस नेचुरले सही है। अब जस नेचुरले क्या है? तो जस नेचुरले लॉ ऑफ नेचुरल लॉ को इन्होंने जस नेचुरले कहा। तो इन्होंने कहा कि जस नेचुरले यानी नैसर्गिक विधि उत्तम विधि। खैर, बहरहाल
ये दोनों के बीच जो क्लैश था वो खत्म हुआ जस्ट नेचुरले के निगोसिएशन के साथ। इस तरह से रोम सोसाइटी में नेचुरल लॉ का उद्भव हुआ और पूछा गया जस्ट नेचुरल क्या है नेचुरल लॉ, तो सीसरो ने कह दिया कि जो कुछ भी आप एंशियंट नेचुरल लॉ में पढ़ते हैं वह रीजन इनसाइड इन द इंडिविजुअल, अंतर मन से जो युक्ति निकले और बाह्य लोगों द्वारा उसकी समर्थन हो, रीजन इनसाइड इन द इंडिविजुअल, रीजन आउटसाइड इन द यूनिवर्स, वही विधि नैसर्गिक विधि है और उसी के अस्तित्व को हम यहाँ भी स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और वो शाश्वत है, वो अपरिवर्तनीय है, इसलिए वो विधि पर्याप्त विधि। क्लासिकल नेचुरल लॉ में एक तीसरा पार्ट भी आता है जिसको बोलते हैं डार्क एज, अंध युग। इसको हम कहते हैं अंध युग, क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रेष्ठता को लेकर विवाद था, क्लैश फॉर द सुपीरियरिटी। उस समय किंग की एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो गई थी, चर्च की एडमिनिस्ट्रेशन सर्वोपरि हो गई थी। इसके तत्कालिक कारण कहीं ना कहीं सेंट अगस्टाइन थे। सेंट अगस्टाइन ने एक थियरी प्रोपाउंड किया। उन्होंने कहा, इफ यू गिव योर इंटायर प्रॉपर्टी टू चर्च then God will provide you a golden stairs which reach to the heaven। अगर आप हमें अपनी पूरी संपत्ति देते हैं तो उसके बदले हम आपको सोने की सीढ़ियां देंगे जो सीधे आपको जन्नत तक ले जाए, स्वर्ग तक ले जाए। क्योंकि संपत्ति पाप की जड़ है। प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ सिन, और प्रॉपर्टी अगर पाप है तो इस पाप को अपने घर से बाहर फेंकने में ही भलाई। आप हमें दे दीजिए, इसके बदले हम सोने की सीढ़ी देंगे। इस तरह से पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग ब्लाइंडली whatever stated by Saint Augustine on that time। इस तरह से लोगों ने थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को स्वीकार किया और उसके तरफ अपने रुख किया। इस तरह से डोमिनेंसी ऑफ चर्च अपनी प्रकाष्ठा पर अवतरित हुआ, और केवल रोमन सोसाइटी ही नहीं, इवन इंडियन सोसाइटी में भी वो एरा देखने को उस समय मिला, जिस समय ब्राह्मण की के द्वारा रचित सुपरस्टिशियस थिंग्स को भी, शायद आप जानते हैं, सती प्रथा और कैसी कुरीतियां, कई ऐसी कुरीतियां जो आज भी समाज में व्याप्त है,
वो अंकुरित होना शुरू हो गया था उस समय। हालांकि कई सुधार हुए, अंधयुग भी खत्म हुआ, लेकिन अंधयुग में लोगों को खौलते तेल में भी डाल दिया गया था। अगर वो कहते थे जो कॉमन मासेस के अगेंस्ट था, जो रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट था, वो ब्लास्फेमी का मुकदमा चलता था उसके ऊपर। ब्लास्फेमी का मतलब है ईश निंदा। और इस तरह से एक महान साइंटिस्ट कोपरनिकस को इसका शिकार होना पड़ा। केवल उनकी गलती ये थी कि मान्यता ये था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। जबकि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कोपरनिकस द्वारा की गई थी, इसलिए उन्हें ब्लास्फेमी के मुकदमा में खौलते तेल में डाल दिया गया था। खैर, उस समय का कॉमन फेनोमेना स्लोगन हुआ करता था यूनिटी का, वन फेथ, वन चर्च, वन एम्पायर, एंड डोमिनेंसी ऑफ चर्च will only be accepted। इस तरह से people started following blindly on the statement or theological explanation was considered as a pinnacle, holy scriptures, moral value, theological explanation comes into height। बहुत ऊंचाई तक ले गया थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को लोगों ने, इसलिए इसे अंधयुग कहा गया, क्योंकि बिना कुछ रीजन को एक्सरसाइज किए जो रीजन दिया गया था एंशिएंट नेचुरल लॉ में, उसकी महत्व खत्म हो गई थी अंधयुग में। लोग ना अंतर मन से देखना चाहते थे, ना बाहरी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते थे। इस वजह से सुपरस्टिशियस थिंग एक बहुत ही प्रकाष्ठा तक पहुंच गई थी, अतः इसे अंधयुग कहा गया। दोस्तों, अगर बाकी सारे वीडियो आपको चाहिए जो कि YouTube पे भी अपलोड प्राइवेटली किया गया है, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, रियलिस्ट, सोशियोलॉजिकल, डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नेचुरल लॉ स्कूल एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर, तो आप इस नंबर पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो आप लिख के हमें व्हाट्सअप करें। मैं आपको सभी लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको पसंद आया हो, थैंक यू सो मच।